आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। मेरा आज अपने साथियों से बात करने का उद्देश्य यह है कि मेरे कई साथियों द्वारा फोन कॉल के माध्यम से या जहां भी मुझे कोई मिला तो मुझे एक ही बात पूछी कि आप पिछले कई दिनों से राजनीति में सक्रिय क्यों नहीं है। मैंने विधानसभा के चुनाव में भी उतनी सक्रियता से काम नहीं किया, इसका कारण कोई नहीं जानता, परंतु मेरा अपने राजनीतिक जीवन में चिंता करने वाले लोगों से मैं मजबूती के साथ ये कहता हूं कि राजनीति में न कभी कोई राजनीतिक योद्धा हार स्वीकार करता है, न कभी अपमान स्वीकार करता है। मुझे पग पग पर हराने के लिए अनेकों षड्यंत्र किए गए, परंतु मैंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन जब मेरे अपमान के लिए बातें हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों झूठ बातें चलाई गई, परंतु जब मेरे स्वाभिमान पर बात आई तो मैं वहां नहीं गया जहां पर मेरे अपमान के लिए बातें होती थी। मैंने उस चीज के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया कि जिस घर में मेरे अपमान के लिए और मेरे षड्यंत्र के लिए बातें हो रही है, उस घर में मैं कभी नहीं गया। पिछले 15 वर्षों से मैं राजनीति में सक्रियता से काम कर रहा हूं। जब मैंने अपने जीवन का प्रथम वोट दिया था, तब भी साधारण मतदाता के आधार पर नहीं दिया था। तब भी मैंने पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। परंतु पिछले 5-6 वर्षों में जिस प्रकार हमने अपनी पंचायत में काम किया, पहली बार हमारी पंचायत में लोगों को एमजी नरेगा में काम करने का अवसर मिला। नहीं तो कुछ लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो लोग हमारे लोगों के जॉब कार्ड तक के पैसे भी खा लेते थे। एमजी नरेगा के अतिरिक्त पिछले 5 वर्षों में हमारी पंचायत में 14th FC के माध्यम से 1 करोड़ 2 लाख रुपए लगाए गए, जिसका लाभ लगभग 150 घरों को और कम से कम 600 से अधिक लोगों को पहुंचा। मैं कुछ ऐसी पंचायतों को भी जानता हूं जिस पंचायतों में 2-2, 1.5 करोड़ रुपए आए, परंतु वो सारा पैसा केवल अपने 3-4 रिश्तेदारों में ही बांट लिया और उस पैसे को आम लोगों तक नहीं पहुंचने दिया। और मैं इस बात को चुनौती से कह सकता हूं कि आपने यदि 1.5, 2-2 करोड़ रुपए लगाए तो अपनी पंचायत में लोगों को बताइए कि आपने कहां लगाए। हमारी पंचायत में जब हम पहली बार काम करना शुरू किया था, हमने मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए प्रथम कदम उठाया था। हमारी पंचायत में लोगों को हर जानकारी है कि 14th FC के माध्यम से कितना पैसा आया, कैपेक्स के माध्यम से कितना आया, एमजी नरेगा में कितना आया। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि ऐसी पंचायतें भी हैं जिन्होंने 10-10 करोड़ रुपए हड़प लिए और लोगों को उनकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। बैक टू विलेज, कैपेक्स, 14th FC व एमजी नरेगा की फंड्स को हमने आम लोगों के हित के लिए प्रयोग किया और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हमारी पंचायत में हमने अपनी पंचायत की फंड से ही हर वार्ड में पानी की पाइप्स लगवाई। हमने हर अपनी पंचायत की फंड से ही हर स्कूल का ग्राउंड बनाया। हमारे मिडिल स्कूल में जहां पंचायत की फंड से हमने बैठने के लिए डेस्क लाए, वहीं बच्चों को खेलने के लिए स्पोर्ट्स आइटम्स भी लाई। इसके अतिरिक्त हमने 300 से अधिक सोलर लाइट्स दिलवाए। हमने 6 सोलर हीटर प्लांट लगवाए जो पंचायत की पैसे से ही हमने लाए। हमने 6 इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ साथ 300 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनवाए। और मैं ऐसी पंचायतों को भी जानता हूं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उन पंचायतों में 10-10, 15-15 घर केवल बने और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी आसान स्कीम को भी वो लोग लागू नहीं कर पाए। और जो 10-10, 15-15 घर बनाए, वो भी केवल अपने रिश्तेदारों के बनाए, उन लोगों के नहीं बनाए जिनको इस चीज की आवश्यकता थी। हमारी पंचायत में ओल्ड एज पेंशन और जॉब कार्ड तक के पैसे भी लिए जाते थे। 5-5, 10-10 हजार रुपए लेकर हमारे गरीब लोगों को लूटा जाता था, परंतु हमने इस सिस्टम को खत्म किया
और ईमानदारी के साथ लोगों को घर बैठे ऐसी स्कीमों का लाभ दिलवाया। जब कुछ लोगों को अपनी करतूत सामने आती थी और उन्हें उनकी पंचायत के लोग ही उनसे प्रश्न पूछते थे, तो मुझे बदनाम करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हुए। पिछले 5-6 वर्षों में हर महीने इन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरियां करवाई। कभी एसीबी की टीम, कभी हाई कोर्ट से, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कभी आरडीडी से टीम भेजी और कभी डीएसपी साहब की अध्यक्षता में इन्होंने टीमें बनाकर भेजी। हर महीने इनकी कंप्लेंट्स होती थी, परंतु जब इनको कुछ नहीं मिला तो मेरी आवाज को बंद करने के लिए इन्होंने डिफेमेशन केस तक भी किए। मैं अपने लोगों की सेवा ईमानदारी से करता रहा और जब भी किसी को समस्या आई तो सबसे पहले मैं सामने आया। मुझे डराने के लिए इन्होंने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का भयानक केस भी लगवाया। ये चीजें साधारण चीजें नहीं है, परंतु मैं डटकर इनका मुकाबला करता रहा और आज तक इनके सामने चट्टान बन के खड़ा हूं। जब इनको लगा कि रामप्रसाद ठाकुर को अब बीजेपी पार्टी में भी बदनाम करना है तो इन्होंने कोई कसर नहीं रखी। इन्होंने अनेकों षड्यंत्र किए, अनेकों झूठी बातें चलवाई। सोशल मीडिया में इन्होंने वो लिखा जो इनको मन किया और मुझे अफसोस तब हुआ कि मैंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय दिया है और अपने जेब से पैसे खर्च करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी के विचारों को गांव-गांव और जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका दी है। उसी पार्टी के नेता मेरे विरुद्ध बातें सुनते रहे और खामोश रहते रहे। तब मुझे लगा कि मुझे खामोश रहकर ही अपनी पार्टी के हित में काम करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे जाने से कोई परेशानी आए, क्योंकि उन लोगों का एक ही उद्देश्य था कि मेरे विरुद्ध बातें करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन लोगों का एक ग्रुप है। वो ग्रुप गांव से भोले भाले लोगों को उठाकर लाते थे और एक ही बात कहते थे कि रामप्रसाद ठाकुर को देशा में कोई नहीं पसंद करता, वो सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है, उसने फलाना घोटाला किया है, फलाना काम किया है, वो फलाने लोगों के साथ मिला है। झूठी बातें फैलाकर मुझे बदनाम करने का प्रयास किया। मुझे लगा कि ऐसी जगह मुझे नहीं जाना है जहां पर मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और मेरे नेता खामोशी से उन बातों को सुन रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं अफसोस के साथ एक और महत्वपूर्ण और गंभीर बात कहने जा रहा हूं, जिस बात को आप ध्यान से सुने। जब इनको लगा कि रामप्रसाद ठाकुर की कोई भी बात हमें सामने नहीं आ रही है, तो इन्होंने बैठकर एक प्लानिंग की, जिस प्लानिंग का मुझे पता चल गया। इन्होंने कहा कि रामप्रसाद ठाकुर यदि हमें दिखा तो हम उसको गाड़ी के नीचे डाल देंगे और उसकी टांग या बाजू तोड़कर डॉक्टर को पैसे देंगे और उसे फिजिकली व मेंटली डिसेबल घोषित कर देंगे, जिससे वो किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। इस प्रकार के षड्यंत्र आश्चर्यजनक एवं गंभीर षड्यंत्र है। जब उन लोगों को मैंने जवाब भेजा तो कुछ लोग मुझे मिलने आए और अपनी सफाई देने लगे, परंतु यदि उन लोगों ने ऐसी बातें नहीं की थी तो उन्हें मेरे पास आने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार की आश्चर्यजनक और गंभीर षड्यंत्र जहां पर हो और जिस मंडली में हो, उस मंडली में कोई भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहेगा। इसलिए मुझे लगा कि मेरा इस समय खामोश रहना ही अच्छा है। हमें राजनीति करने से कोई नहीं रोक सकता और हमारा राजनीति का उद्देश्य यह है कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन हो, समाज का हर व्यक्ति आर्थिक, मानसिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हो। राजनीति में आम मतदाता का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। नेताओं को वोट आम लोग देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके वोट का दुरुपयोग करके नेताओं के पास जाकर ये कहते हैं कि वोट हमने दिलाए और आम लोगों के वोट का शोषण होता है। इसलिए हमने ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ना है जो आम वोटर्स को इस्तेमाल करके नेताओं के पास जाकर अपने स्वार्थ एवं अपने मतलब के लिए चापलूसियां करते हैं।
हमारी लड़ाई उनके साथ है जो आम मतदाता का शोषण करते हैं। इसलिए आइए ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ें। यदि हम राजनीति में हैं तो हमें यह विदित होना चाहिए कि जहां हमारा अधिकार ना हो वहां हमें अपना कर्तव्य निभाकर अपना राजनीतिक धर्म निभाना चाहिए। यदि हमारी मेहनत और निष्ठा से किए हुए कार्य को कोई अपने षड्यंत्रों से धूमिल करके हमारे अधिकार को छीन रहा है तो हमें अपने संघर्ष से निकली हुई सीख से दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यही हमारा राजनीतिक कर्तव्य है। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि ठगना पाप है, ठगे जाना पाप नहीं है। इसलिए आइए हम सब मिलकर समाज में शोषण की राजनीति के विरुद्ध और आम जनमानस में राजनीतिक जागरूकता के लिए काम करें। यही मेरी आप सबसे निवेदन है कि आइए हम सब ने मजबूती के साथ ऐसे लोगों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है जो समाज में शोषण की राजनीति करते हैं। यही कहते हुए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।